C4 प्लांट, देखो आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है, C3 और C4 प्लांट में अंतर बताइए या C3 C4 साइकिल में अंतर बताइए। तो C3 तुम्हें समझ में आ ही गया है। C4 की थोड़ी थोड़ी देखो कुछ ये भी आ सकता है। अब साइकिल तो पौधे के अंदर चल रहा है, साइकिल तो अब कोई भी चीज़ है अपनी बॉडी में चल रही है ना। अब तुम थोड़ा बता सकते हो कि अरे मैडम अभी आपकी बॉडी में ये चीज़ें हो रही है या मेरी बॉडी में ऐसी चीज़ें हो रही है, नहीं बता सकते ना, है ना। वैसे ही प्लांट को देख करके तुम थोड़ा बता सकते हो कि अभी इसके अंदर C4 चल रहा है या C3 चल रहा है, या कौन से पादप जो हैं C3 है C4 है, ये हमें जानना पड़ेगा। भैया जो C3 प्लांट है वो कैसे दिखते हैं और C4 प्लांट कैसे दिखते हैं ये जानना अति आवश्यक है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये जो है वो C4 प्लांट है, ये जो है वो C3 प्लांट है। गेट इट। तो C4 प्लांट की कुछ कुछ विशेषताएं देख लो ताकि पता लग जाए ये पादप जो है C4 है। जो पौधे शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, देखो आपके पास क्वेश्चन भी आएगा, आपकी पीछे वाली बुक में है, आप देखोगे 11th क्लास का जो 13 चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन भी है कि C3 और C4 प्लांट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा पादप कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जो शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जो हम कह सकते हैं थोड़े से रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय उष्ण तो जहाँ पर C3 प्लांट मिलेंगे, और शुष्क जो ड्राई वाला जो जगह होगा जहाँ पर वाटर कम होगा वहाँ पर तुम्हें कौन मिलेगा, C4 प्लांट मिलेंगे। C4 पथ होता है और उन्हीं प्लांट में उन्हीं पादप में क्या होगा, C4 पथ होगा। इन पौधों में CO2 का यौगिकीकरण का पहला उत्पाद यद्यपि C4 में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है, फिर भी इनका मुख्य जैव संश्लेषण, नीट के लिए इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये बात जो तुम्हें अभी लिखी हुई दिख रही है ना, मैं इसको समझाऊंगी, डोंट वरी। C4 में जो उत्पाद है वो है C4 में OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, ठीक है। OAA ये C4 प्लांट में मुख्य उत्पाद है 4 कार्बन वाला, इसीलिए इसको C4 साइकिल या C4 पथ भी कहते हैं। लेकिन जो C4 प्लांट हो, देखो C3 वाले प्लांट जो होंगे उसमें तो C3 साइकिल चलेगा ही चलेगा, लेकिन C4 प्लांट में भी C3 साइकिल होगा। क्वेश्चन सुन लो, मुख्य जैव संश्लेषण पथ में C3 पथ अथवा केल्विन चक्र ही होता है। ये नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। मुख्य जैव संश्लेषण पथ में कौन सा पथ होना अनिवार्य है, C3, ये ध्यान रखिएगा, ना कि C4। C3 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे इन अ जैव संश्लेषण पथ, ठीक है। C4 पौधे की विशेषताएं क्या है वो देखते हैं, ठीक है। इनकी पत्तियां एक विशेष प्रकार की शारीरिकी होती हैं, फ्लैशी होती है, जैसे आप देखोगे ना कैक्टस का प्लांट होता है ना, जैसे इस तरीके का। ऐसा कैक्टस देखा है ना आपने, जैसे फ्लैशी होता है, मतलब अंदर से थोड़ी सी मांसल भाग होता है, पत्तियों में थोड़ा सा मांसल भाग होता है, इसे हैवी सी लगती है, उसमें कुछ लिसलिसी सा पदार्थ निकलता है, एलोवेरा टाइप का जानते हो ना, वैसा ही, ठीक है। तो और इसमें थोड़े थोड़े कांटे भी निकले होते हैं। ये शुष्क जगह पे प्रेजेंट होते हैं, यानी जो रेगिस्तान वाला जो इलाका होगा तुम्हें वहाँ पे कैक्टस देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। फाइन। सो इनकी पत्तियों की शारीरिकी बिल्कुल अलग होती है। उच्च ताप को सहन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये सह सकते हैं या सहन कर सकते हैं। उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति इनकी अनुक्रिया होती है, यानी कि जैसे कि तुम्हें बताया था अभी अपन बात करेंगे अभी फोटो रेस्पिरेशन की नेक्स्ट पार्ट में, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि जब C3 साइकिल में, ठीक है, हाई टेम्परेचर हर हायर लाइट हो, मतलब उच्च ताप और उच्च प्रकाश होता है, तब उसमें फोटो रेस्पिरेशन चलता है, यानी कि प्रकाश शोषण चलता है। लेकिन C4 पादप में उच्च ताप का प्रकाश सहन करने की पावर होती है, क्षमता होती है, इसी वजह से उसमें प्रकाश शोषण नहीं होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में। उनमें प्रकाश शोषण प्रक्रिया नहीं होती है, देख लो, और उनमें जैव भार अधिक उत्पन्न होता है। जो जैव भार होता है, ठीक है, वो अधिक उत्पन्न होता है, क्योंकि फ्लैशी होते हैं ना, उसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी होती है, तो उनका जो वेट होता है
जो भार होता है वो ज़्यादा होता है रादर देन C3 प्लांट, मतलब C3 प्लांट की अपेक्षा इनमें जो C4 प्लांट होते हैं उसमें भार जो है ज़्यादा होता है। गेट इट? नेक्स्ट, C3 और C4 पत्तियों की खड़ी काट का अध्ययन। देखो बच्चों तुम्हारा है ना वो भी हो सकता है, प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन हो सकता है यदि तुम लैब में काम कर रहे हो तो, और इसके अलावा तुम्हारे नीट में क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि C3 और C4 का तुम यदि काट का अध्ययन करोगे, ठीक है, तो तुम्हें उनके अंदर की चीज़ें कैसे दिखेगी। फाइन, तो C4 पत्त पौधों की संवहन बंडल के चारों ओर स्थित वृहद कोशिकाएं पुलाच्छद बंडल शीत, पुलाच्छद यानी कि बंडल शीत कोशिकाएं कहलाती है। ये मैं तुम्हें भी ड्रॉ करके बताऊंगी, डोंट वरी। और पत्तियां इनमें शारीर होती है जो क्रेंजी शारीर वाली पत्तियां कहलाती है, ठीक है, मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगी, डोंट वरी। ये लो आ जाओ, ठीक है। ये है C4 प्लांट की लीफ यानी कि पत्ती। अब इस पत्ती को मैं काट रही हूं, इस पत्ती को मैंने काटा, और जब मैंने इस पत्ती को काटा तो मैंने कुछ देखा। क्या देखा? आ जाओ, कलर ले रही हूं दूसरा सुंदर सुंदर सा। चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ा नहीं रही हूँ, ठीक है, सुनो 2 मिनट रुको। ठीक है, अब सुनो, ये जो तुम्हें शेप दिख रही है ना, ये वाली जो शेप दिख रही है, ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रेंज के आकार की, ठीक है, क्रेंज नुमा संरचना, क्रेंज नुमा संरचना, ये होता है जाइलम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बंडल शीत। ये जो पूरा बाहर की तरफ जो आकृति दिख रही है, ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बंडल शीत यानी कि पुलाच्छद, बंडल शीत, पुलाच्छद कोशिकाएं, ठीक है। और ये जो साइड में तुम्हें दिख रही है, ये है मीजोफिल, गेट इट? आई बात समझ में? यदि तुम C4 प्लांट की पत्ती को काट करके देखोगे तो तुम्हें इस तरह की संरचना दिखाई देगी। साइड में इसके होगी मीजोफिल सेल, बीच में होगा जाइलम, और जाइलम के बाहर एक क्रेंज नुमा संरचना होती है। पूरा क्रेंज नुमा संरचना है जिसमें ये है जाइलम, और ये जो है इसकी बंडल शीत है जिसको हम पुलाच्छद कोशिकाएं भी कहते हैं। तो जो C4 प्लांट की जो पत्तियां होती है उसमें क्या होता है, क्रेंज नुमा संरचना पाया जाता है, यानी कि क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्रेंज शारीरिकी, और इसी को क्रेंज कहते हैं। और इसके अलावा तुम्हें पता है क्रेंज का मतलब क्या होता है? जैसे तुमने देखा होगा ईसाइयों में जब डेथ हो जाती है, जो क्रिश्चियन होते हैं उसमें जब डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, तो उसमें इस तरह की माला होती है कुछ, है ना। और ये एक पर्सन है जो एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, उन पे इस तरह की माला चढ़ा दी जाती है ना। इसको हम बोलते हैं क्रेंज,
ठीक है। इसी क्रेंज के आधार पे इसका नाम क्रेंज रखा गया है। समझ में आई बात? आपको पता होना चाहिए कि क्रेंज का मीनिंग क्या है। तो ये जो माला होती है, ऐसी गोल गोल माला होती है, फिर वो चढ़ाने जाते हैं कॉन्डोलेंस के लिए, यानी कि कॉन्डोलेंस का इंग्लिश में हिंदी मीनिंग होता है हम जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम दुखी होकर के उनसे जो एक फीलिंग शेयर करते हैं उसको कॉन्डोलेंस कहते हैं। फाइन। तो कॉन्डोलेंस के तौर पे हम उनके ऊपर माला चढ़ाते हैं कि भाई हमारा प्रिय व्यक्ति जो है वो चला गया, उनकी आत्मा को शांति मिले। वैसी ही संरचना जो होती है वो C4 प्लांट की पत्तियों में पाई जाती है। इसको हम बोलते हैं क्रेंज टाइप संरचना या टाइप स्ट्रक्चर, जो कि C4 प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होती है। यही बात हमें यहाँ बोला गया। तो मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब आगे आ जाओ एक बार। ये देखो, तुम्हें ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे येलो कलर दिख रहा है, रेड कलर ले लेती हूँ, ठीक है। ये देखो C3 प्लांट का कार्ड जब तुम देखोगे ना, तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं अच्छे से बता रही हूँ डीपेस जाकर के। जब C3 प्लांट को तुम देखोगे तो यहाँ पर भी बंडल शीट है, ऐसा नहीं है यहाँ पर बंडल शीट नहीं है, मतलब पुलाच्छद कोशिकाएं नहीं है, और यहाँ पर मीजोफिल सेल्स भी हैं, ठीक है। लेकिन और यहाँ पर ये स्टोमेटा है, ये क्या है? स्टोमेटा है। और यहाँ तुम देखोगे, यहाँ पर देखो कोई फूल के आकार की शेप दिख रही है क्या? यहाँ पर देखो ये हो रहा इसका जाइलम, ये है इसकी पुलाच्छद कोशिकाएं, और ये जो है इसकी मीजोफिल्स है, ठीक है। ये क्या है? इसकी मीजोफिल्स, और यहाँ पर है इसका स्टोमेटा। गेट माय पॉइंट? तो इनका जो आकार है वो अलग अलग है। क्लियर दैट? आगे आ जाओ। यहाँ कलर चेंज कर रही हूँ एक बार। यहाँ क्रेंज का अर्थ क्या है? देखो, क्रेंज का अर्थ है छल्ला अथवा घेरा, ठीक है। ये लो, छल्ला या फिर घेरा। चूंकि कोशिकाओं की व्यवस्था एक छल्ले के रूप में होती है, इसलिए इसको हम क्रेंज कहते हैं। फाइन। संवहन बंडल के आसपास पुलाच्छद कोशिकाएं, संवहन बंडल जो जाइलम फ्लोएम होता है, उसके बाद पुलाच्छद कोशिकाएं मिल जाती है। ये पुलाच्छद कोशिकाएं मिल जाती है, अनेक परतें होती है। देखो बहुत सारी परतें बनाई है मैंने भी, ये देखो इधर आ जाओ, बहुत सारी परतें बनाई है। ये देखो, ये देखो बहुत सारी परतें बनाई हैं, और बहुत अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और इसके अंदर C3 की तुलना से ज़्यादा C4 में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये अंतर भी बताई जा रही हूँ साथ के साथ। C3 और C4 में अंतर क्या है? C4 में क्लोरोप्लास्ट की संख्या भी ज़्यादा पाई जाती है, इसकी भित्ति मोटी होती है। C3 प्लांट की भित्ति जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसमें भित्ति क्या होती है? पतली होती है। लेकिन C4 के प्लांट में क्या होती है? जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, जिसकी वजह से गैसों का विनिमय नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? जैसे तुम्हें मैंने संरचना बताई थी, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। ये जैसे कैक्टस बताए, ये जो भित्ति है बच्चों, ये जो भित्ति है, ठीक है, ये जो भित्ति है बहुत मोटी होती है, ठीक है। बहुत मोटी होने की वजह से ये जो इसका स्टोमेटा होता है, ठीक है, ये जो इसका स्टोमेटा होता है, यहाँ से O2 और यहाँ से CO2 जो है, इसका आवागमन अवरुद्ध रहता है। C4 प्लांट में स्टोमेटा जो है वो गैसों का विनिमय इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि मीजोफिल के बारे में बात नहीं हो रही है। ये मीजोफिल के बारे में बात नहीं हो रही है, ये अभी बंडल शीट के बारे में बात हो रही है। जहाँ पर अपन बात कर रहे हैं ना क्रेंज वाली आकार की शेप, वहाँ पर हो रही है। वहाँ पर भित्ति मोटी होने की वजह से O2 और CO2 इजीली नहीं जा पाते। गेट माय पॉइंट? सुन रहे हो? अब देखो, मोटी भित्ति गैस को अप्रवेश्य बनाती है। अप्रवेश्य यानी कि उनकी एंट्री को रोकती है, एंट्री को बंद कर देती है कि भैया तुम बाहर ही रहे, चाहे O2 चाहे CO2, नहीं आने का मतलब नहीं आने का। फाइन। और इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता, और इसके अंदर कोई भी अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं प्रेजेंट होते हैं। C4 पौधे जैसे मक्का, एग्जाम्पल याद कर लो, नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मक्का और ज्वार की पत्तियों का एक भाग काटने पर, जैसे अपन ने काटा ना ये भाग काट करके तो देखा, तो तुम इसका ज्वार ले लो एग्जाम्पल, ठीक है, या मक्का ले लो, कुछ भी ले लो। मक्का अथवा ज्वार का पत्तियों का एक भाग काटने पर तुम्हें क्रेंज शारीर और पर्णमध्योतक देख पाएंगे, यानी कि मीजोफिल सेल्स, ठीक है। पर्णमध्योतक जो होती है उसको मीजोफिल सेल्स कहते हैं, और क्रेंज वाली शेप तुम्हें बताई दी। दोनों शेप तुम्हें दिख रही है, हाँ या ना? दिख रही है, हाँ बिल्कुल।
के विभिन्न स्पीशीज के पेड़ों की पत्तियां एकत्रित करो। ये एक तुम्हारे पास एक मतलब एक्सपेरिमेंट दिया है कि अपने जो भी तुम जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में रहते हो वहाँ पे पेड़ पौधे तो होंगी, वहाँ की पत्तियां इकट्ठी करो, ठीक है। उनकी पत्तियों की खड़ी काट लो जैसे अपन ने अभी करा। सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप के द्वारा इसके संवहन बंडल पुल के आसपास के पुलाच्छद को देखने पर तुम्हें C4 पौधों की पहचान हो पाएगी, यानी कि तुम इजीली बता पाओगे दिस प्लांट लीव इज रिलेटेड टू द C3 प्लांट एंड दिस प्लांट लीव इज रिलेटेड टू द C4 प्लांट, यानी कि ये जो पत्ती है वो C3 प्लांट से रिलेटेड है और ये जो पत्ती है वो C4 प्लांट से रिलेटेड है। गेट माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। इस पत्त को हैचवे स्लैक, ठीक है, हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं इसको, हैच एंड स्लैक, ठीक है, हैच एंड स्लैक पाथवे बोला जाता है इसको। हैच एंड स्लैक पाथवे नीट में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। केल्विन पथ, केल्विन साइक्लिक, हैच एंड स्लैक पाथवे, तो तुम्हें पता होना चाहिए हैच एंड स्लैक पाथवे का दैट मीन्स क्या बोल रहा है, C4 प्लांट में चलने वाला पथ बोल रहा है। गेट इट? यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, इसमें निम्न चरण होते हैं। इस निम्न चरण को समझने के लिए मैं लूंगी एक स्लाइड, लिख देती हूँ यहाँ पर C4 साइकिल, ठीक है, C4 पथ। स्क्रीनशॉट लोगे तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये है मीजोफिल, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, ठीक है। ये है हमारी पुलाच्छद कोशिकाएं, यानी कि बंडल शीथ। तुमने डायग्राम बता ही दिया है तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बार बार बताने की तुम्हें जरूरत नहीं। अब सुनो क्या होता है। तुम्हें पता है, हमने एक बात पढ़ी कि C4 प्लांट की जो भित्ति होती है, अरे यार, C4 प्लांट की C4 प्लांट की जो भित्ति है वो बहुत मोटी होती है। ये क्या है? भित्ति कैसी है? मोटी है, ठीक है। और नहीं, ये यहाँ नहीं बनाती हूँ, एक मिनट रुको। अरे यार, इसमें ये समस्या है, डायग्राम बनाने में 10 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और बायोलॉजी में बिना डायग्राम की चीज़ें समझ में भी नहीं आती है ना? नहीं आती ना?
ये है इसका स्टोमेटा, ठीक है, जहां से गैसेस का विनिमय होता है। लेकिन तुम्हें पता है कि जो C4 प्लांट होते हैं उसमें जो गैसेस हैं, ठीक है, गलत कर दिया ना, देखो जो O2 है वो बाहर नहीं जा सकती और जो CO2 है वो अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। गैसों का विनिमय इजीली यहाँ पर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि कोशिका की भित्ति जो मोटी है, इसकी वजह से गैसों का विनिमय नहीं हो रहा है। तो O2 भी बाहर नहीं जा पा रही और CO2 भी अंदर नहीं, मतलब अंदर से बाहर नहीं जा पा रही और O2 अंदर से बाहर, सही है, O2 अंदर से बाहर ही तो जाएगी। हाँ, मैं इसलिए रुक गई थी क्योंकि गलत नहीं बताना है। फाइन, अब क्या होगा, अब क्या होगा? सिचुएशन तो बड़ी वर्स्ट हो गई है। अब O2 भी अंदर नहीं जा रही, अंदर से बाहर नहीं आ रही, CO2 भी नहीं जा रही, सब कुछ ब्लॉक पड़ा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो C3 साइकिल भी चलाना है, हमें तो C4 साइकिल भी चलाना है ना। तो अब तो कंडीशन खतरनाक हो रही है। अब क्या होगा? इस प्लांट ने, जो C4 प्लांट होना है, वो बहुत स्मार्ट कार्य करता है, बहुत स्मार्ट मतलब माइंडेड वर्क करता है। क्या करता है इसने क्या किया, जो CO2 है, ठीक है, जो CO2 है हमारे पास, उसको H2 से रिएक्शन करवा करके बाई3 कार्बोनेट बना लिया। बाइकार्बोनेट, बाई3 क्या, बाइकार्बोनेट बना लिया। क्या बना लिया? बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट। अब देखो, ये बोल रहा है कि गैस नहीं आ सकती। सुनो मेरी बात, C4 प्लांट कह रहा है कि गैसेस अंदर नहीं आ सकती, लेकिन इसने ये थोड़ा बोला कि कोई केमिकल नहीं अंदर आ सकता। बाइकार्बोनेट क्या है? एक तरह का रसायन है, ये तो केमिकल है, ये कोई गैस नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि भैया केमिकल तो आ सकता है, लेकिन गैसेस आए या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनडायरेक्टली इसने CO2 को अंदर ले लिया है, ठीक है। और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला जो पोजीशन है, इसमें से जो ये वाली चीज है, इसको ग्रहण करने वाला एक एंजाइम, एक मॉलिक्यूल है, एंजाइम तो नहीं बोलूंगी, जिसका नाम है PEP। इसका फुल फॉर्म यहां लिख रही हूं, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, ठीक है। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट क्या है? C4 प्लांट में प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही है, प्रथम CO2 ग्राही इन अ C4 प्लांट इज नॉन एज PEP, फॉस्फोइनोल फॉस्फेट। वापस से बोल रही हूँ, C4 प्लांट में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को ग्रहण करने वाला मॉलिक्यूल है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। लेकिन C3 प्लांट में कौन था? C3 प्लांट में कौन ने ग्रहण करी थी? RUBP ने। याद आ रहा है? C3 में क्या हो रहा था? RUBP ने तो ग्रहण करी थी, फिर ये बना था 3PGA, फिर इसका वो ट्रायोस फॉस्फेट बना था, और फिर ट्रायोस फॉस्फेट से रीजनरेशन हुआ था। C3 साइकिल में CO2 को ग्रहण, बच्चों देखो एकदम इधर आ जाओ, इधर सब इधर आ जाओ एक बार। मैं कह रही हूँ C3 प्लांट में CO2 को ग्रहण करने वाला प्रथम मॉलिक्यूल था RUBP। लेकिन C4 प्लांट में CO2 को ग्रहण करने वाला प्रथम मॉलिक्यूल है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर? प्रथम CO2 ग्राही, याद रख लेना आप, प्रथम CO2 ग्राही है ये C4 प्लांट के लिए। अब क्या हुआ? इस PP ने सबसे पहले एक 4 कार्बन वाला
C4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाया, मतलब पहला उत्पाद। C4 का पहला उत्पाद है OAA, ओए ओए OOA, OAA, ओए OAA, ओए। तो ये O का जो नाम है, इसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये क्या है? C4 प्लांट का प्रथम उत्पाद है। ये 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसको हम C4 साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल का 3PGA था, याद आ गई बात, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, ये जो C4 जो OOA है, ये क्या बनाता है? ये बनाता है, इधर थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, 1 मिनट रुकना है ना। अरे ये भी ना बहुत दिक्कत करता है, कई बार मूड खराब कर देता है। इसको थोड़ा नीचे कर रही हूँ क्योंकि अपन को एक नाम लिखने में नहीं आएगा, ठीक है। ये लो, लेकिन तुम समझ जाना हो। अब मैं नाम किसी और से ही लिखूंगी यहाँ पे। ये ओ क्या OAA, ये OOA क्या बनाता है? यहाँ पर बनाता है मैलिक एसिड, मैलेट, ठीक है। ये भी क्या है? 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट है। क्या है? 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट है। देखो, तुमसे क्वेश्चन पूछ ले नीट में, वैसे पता नहीं आता है या नहीं आता, लेकिन तुमसे पूछ ले कि C4 एसिड बताओ। क्वेश्चन आया C4 एसिड बताओ, तो C4 एसिड में तुम नाम लिख देना मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। ये क्या है? C4 के अम्ल है, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल और मैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल और मैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल और मैलिक अम्ल, ये क्या है? C4 एसिड्स है। अब ये मैलेट जो है, ये मैलेट कहाँ आएगा? ये मैलेट आएगा इसके अंदर, किसमें? मीजोफिल से बंडल शीट में आएगा, मीजोफिल से बंडल शीट में आएगा। अब देखो, एक बार मैं इसको यहाँ पे डिलीट करूंगी बेटा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, विजिबल है। अब देखो यहां पर तुम्हें पता है, कलर चेंज कर लेती हूँ। यहां पर तुम क्या लिया है? मैलेट लिया है। मैलेट लिया है, ठीक है। मैलेट लाने से क्या हुआ? ये मैलेट यहां करता है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन करता है। कार्बोक्सिलेशन करेगा तो क्या बनेगा? CO2 आ गया अपने पास। हमारे पास अंदर क्या नहीं आ रही थी? CO2 नहीं आ रही थी। और इसने क्या कर दिया? इसने, इस C4 प्लांट ने अपनी स्मार्ट दे दिखा करके CO2 को अंदर लिया है, CO2 अंदर लिया है। अब CO2 तो अंदर आ गई है, CO2 को यहाँ पर अपने पास है RUBP, यहाँ पे है 3PGA, यहाँ पे है ट्रायोफॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे वापस से ये अभिक्रिया C3 साइकिल, C3 साइकिल अपने पास है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे, तुम देख रहे हो कि ये जो CO2 है, इसका यूज कौन कर रहा है? ये, इसका यूज कौन कर रहा है? ये मैलेट
जो CO2 का कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, तो CO2 हमारे पास आ गई। और तुम्हें पता है जैसे इसको CO2 मिलेगा, कौन, RUBP इसको ग्रहण कर लेगा और C3 साइकिल चलता जाएगा, C3 साइकिल चलता जाएगा। और C3 साइकिल की वजह से क्या बनाएगा अपने पास, पाइरूवेट, पाइरूवेट, ठीक है। ये पाइरूवेट क्या है, C3, मतलब 3 कार्बन है इसमें। अरे मैंने C3 क्यों लिख दिया इधर, थ्री कार्बन, अरे क्या गड़बड़ कर रही हूँ मैं, 4 कार्बन, ठीक है। ये है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये पाइरूवेट वापस से क्या बनाएगा, PP बनाएगा। यानी कि तुम देख रहे हो, वापस से समझा रही हूँ, CO2 H2 के साथ कनेक्ट हुआ, बाइकार्बोनेट बनाया। बाइकार्बोनेट को, कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले ग्रहण करने वाला मॉलिक्यूल कौन है, PP, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। C4 साइकिल के अंदर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला मॉलिक्यूल कौन है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट ने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया, जो C4 साइकिल का फर्स्ट उत्पाद है, प्रथम उत्पाद है। इसमें 4 कार्बन पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसको C4 पथ भी कहा जाता है। ये OA क्या बनाएगा, मैलेट बनाएगा। ये मैलेट अंदर जाएगा कहाँ पर, बंडल शीट में जाएगा। बंडल शीट में ये CO2 का कार्बोक्सिलेशन करेगा। कार्बोक्सिलेशन करने की वजह से क्या होगा, ये CO2 RUBP ग्रहण करेगा और C3 साइकिल चलाएगा। C3 साइकिल की वजह से पाइरूवेट बनेगा और पाइरूवेट क्या करेगा, वापस से PP में तब्दील हो जाएगा और वापस से ये चीज़ें चलती रहेगी। इसको हम बोलते हैं, ये जो पूरा है ये है तुम्हारा C4 साइकिल, यानी कि H/Slack पाथवे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लिया आराम से। अब देखो, अब अपन अपनी NCERT पढ़ते हैं। CO2 को प्राथमिक ग्राही एक 3 कार्बन अणु फॉस्फोइनोल पाइरूवेट लेता है। हमने भी यही बोला है क्या, हमने भी यही बोला है क्या, देखो CO2 को ग्रहण करने वाला 3 कार्बन वाला फॉस्फोइनोल पाइरूवेट होता है, यही बात बोली है, बिल्कुल यही वाली बात बोली है। और यह पर्णमध्युतक कोशिकाओं में स्थित होता है। क्या ये भी मैंने बात बोली है, कहाँ गया, ये PP पर्णमध्युतक कोशिकाओं में स्थित होता है, ये बात भी अपन ने बोली है, हाँ या ना, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली ठीक है। ये यौगिकीकरण को पैप कार्बोक्सिलेज, ये एक एंजाइम तुम्हें मैं बताना भूल गई भाई, सॉरी इसके लिए, बिल्कुल सॉरी। ये कहाँ बताऊँ तुम्हें, वाइट में बताती हूँ। देखो यहाँ पर जो ये ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बन रहा है ना, यहाँ पर आता है पैपकेज, पैपकेज एंजाइम, ठीक है, पैपकेज एंजाइम आता है। ये पैपकेज एंजाइम के द्वारा OAA बनाता है, ठीक है। बस इतनी सी बात मैं भूल गई थी बताना। पैप कार्बोक्सिलेज अथवा पैपकेज नामक एंजाइम संपन्न कराता है, ठीक है। पर्णमध्युतक कोशिकाओं में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है, आ जाओ। पर्णमध्युतक कोशिकाओं में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम कहाँ है, बंडल शीट में है। एक और C3 और C4 प्लांट में अंतर आ गया बेटा। C3 प्लांट में मीजोफिल कोशिकाओं में रुबिस्को होता है, लेकिन C4 प्लांट में मीजोफिल कोशिकाओं में रुबिस्को नहीं होता, वो बंडल शीट में होता है, यानी कि पुलाच्छद कोशिकाओं में होता है। क्लियर दैट। C4 अम्ल OOA पर्णमध्युतक कोशिकाओं में निर्मित होता है। पर्णमध्युतक कोशिकाएं हैं और OAA निर्माण होता है, ठीक है, हो गया, बिल्कुल सही है, हो गया। क्लियर दैट, आगे जाओ। इसके बाद ये पर्णमध्युतक कोशिका में अन्य 4 कार्बन वाले अम्ल जैसे मैलिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल बनाते हैं। आ जाओ। OAA पर्णमध्युतक कोशिकाओं में मैलिक अम्ल, मैलेट भी बोल सकते हैं, एस्पार्टेट भी बोल सकते हैं, हाँ या ना, मैलिक अम्ल बनाता है या एस्पार्टेट बनाता है, ये बात हमने बोल दी, मैलेट बना दिया मैंने। और
ये पुलाच्छद कोशिकाओं में चले जाते हैं। और ये कहाँ चले जाते हैं, ये कहाँ गए, पुलाच्छद कोशिकाएं, ये पुलाच्छद कोशिका में आ गया, मैलेट आ गया, बिल्कुल आ गया। पुलाच्छद कोशिकाओं में ये C4 अम्ल विघटित हो जाते हैं, जिससे CO2 तथा एक 3 कार्बन वाला अणु मुक्त होता है। क्या मुक्त हुआ, एक तो हुआ CO2 है ना, CO2 और पाइरुवेट 3 कार्बन वाला। अब उसने ये नहीं बताई ये चीज़, ठीक है, उसने डायरेक्ट क्या बोल दिया, अपनी बुक ने डायरेक्ट क्या बोल दिया कि भैया CO2 रिलीज हुआ और 3 कार्बन वाला एक अम्ल भी प्रेजेंट हुआ। हमने बता दिया कार्बन भी हुआ और पाइरुवेट भी हुआ है, ठीक है। 3 कार्बन अणु पुनः पर्णमध्योतक में वापस जाता है और पुनः पैप में बदल जाता है। और देखो आ जाओ, 3 कार्बन वाला पुलाच्छद कोशिकाओं में जो बना है, ये अणु वापस से मीजोफिल में जाएगा, पर्णमध्योतक में जाएगा और पैप बनाएगा। यही तो मैंने बोला है, पाइरुवेट कहाँ जाएगा, पर्णमध्योतक में जाएगा और पैप बनाएगा। बिल्कुल मैंने यही बोला है, ठीक है। और ये चक्र पूरा हो जाता है, और ये चक्र पूरा हो गया, बिल्कुल डेफिनेटली पूरा हो गया। पुलाच्छद कोशिकाओं में निकली CO2 केल्विन पथ अथवा C3 में प्रवेश करती है। आ जाओ आ जाओ, मीजोफिल पर्णमध्योतक से निकली जो मैलेट है, मैलेट क्या करता है, पुलाच्छद कोशिकाओं में CO2 रिलीज करता है, और ये CO2 कौन ग्रहण कर रहा है, C3 साइकिल ग्रहण कर रहा है। यही बात बोली है अपन ने अभी कि पुलाच्छद कोशिकाओं में निकली CO2 केल्विन पथ प्रवेश करता है, और केल्विन एक ऐसा पथ है जो सभी पौधों में समान रूप से होता है, सभी पौधों में समान रूप से चलता है। अब एक और अंतर है, C3 साइकिल में C3 प्लांट में C3 साइकिल मीजोफिल कोशिकाओं में होता है, C4 प्लांट में C3 साइकिल बंडल शीत में होता है। पुलाच्छद कोशिका रुबिस्को भरपूर होती है। पुलाच्छद कोशिकाओं में क्या पाया जा रहा है, पुलाच्छद कोशिकाओं में क्या पाया जा रहा है, RUBP है तो रुबिस्को भी होगा, रुबिस्को होगा वही तो कार्बोक्सिलेशन करवाएगा, हाँ या ना, डन, बिल्कुल बात सही है। और रुबिस्को से भरपूर होती है परंतु पेप केस से रहित होती है। लेकिन यहाँ पे पेप केस नहीं पाया जा रहा ना, देखो यहाँ पर तो मैंने एक बार भी बताया कि पैप केस हमेशा मीजोफिल में पाया जाएगा बच्चे, और रुबिस्को हमेशा पुलाच्छद कोशिकाओं में पाया जाएगा इन केस ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट के अंतर्गत पुलाच्छद कोशिकाओं में रुबिस्को पाया जाएगा और पैप केस मीजोफिल कोशिकाओं में पाया जाएगा। क्लियर दैट। अतः मौलिक पथ केल्विन पथ, जिसके परिणाम स्वरूप शर्करा बनती है, ग्लूकोज मिलेगा। भाई C3 साइकिल चल रहा है तो ग्लूकोज बनेगा, और C3 व C4 पौधे सामान्य रूप में एक जैसे होते हैं। केल्विन पथ सभी C3 पौधों को पर्णमध्योतक में पाया जाता है, ये हमने बात बोल दी। C3 जो केल्विन पथ है C3 प्लांट में कहाँ पाया जाएगा, मीजोफिल्स में, लेकिन C4 पौधों में पर्णमध्योतक कोशिकाओं में ये संपन्न होता है। ये बात मैंने अभी बताई है आपको। तो इस तरीके से आज हमारा C4 साइकिल जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार तुम और स्क्रीनशॉट ले लो, तुम इसका यदि कोई गड़बड़ तुम्हें दिख रही है तो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन, बिल्कुल क्लियर दैट। तो अपन ने क्या बोला कि इस तरीके से आज क्या हुआ अपना, जो मैं किधर चल रही हूँ, उल्टा चल रही हूँ सीधा चल रहा हूँ, तो अपना जो C4 प्लांट है वो भी खत्म हो गया है।